बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस एलएलबी पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का। दुनिया में जितने भी कवानीन या कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उसके अंदर अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर मौजूद होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है। ये एक अहम टॉपिक है और पास्ट पेपर में आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसके ऊपर कोई एक वीडियो बनाएं, हमें समझाएं। और क्योंकि इसके ऊपर आपको जो मटेरियल है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि एक आर्टिकल है उसके अंदर 3-4 लाइनें लिखी हैं, उसके अलावा बाकी आपको कुछ नहीं मिलता। मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आपने इसको किस तरह लेके चलना है, इसके अंदर क्या क्या लिखना है, और साथ साथ में मैं आपको ये जो प्रोसीजर ये समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे तो देखें, जो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है 1982 में जो आया था, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन था ये। इससे पहले 58 में या 54 में, उसके बाद 75, 78, इन उसके बाद 82 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो इसके अंदर जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, वैसे अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा एक ना रिज्ड मालूम होगा, बड़ा मुश्किल लगेगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। जिस तरह यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, इसीलिए तो वहाँ पे क्योंकि वो प्रोसीजर इतना मुश्किल है कि यूएसए अमेरिका के अंदर अभी तक जो है ना बहुत ही कम अमेंडमेंट लाई गई हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप इसके ऊपर काम करते हैं तो ये बड़ा आसान लगता है, बड़ा फ्लेक्सिबल लगता है। इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजूहत है। पहली वजह ये कि चाइना एक यूनिटरी स्टेट है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है जो सारे पूरे मुल्क को चलाती है। देखें, पाकिस्तान और भारत के अंदर दो दो गवर्नमेंट्स हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, और एक सूबाई गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है। पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं तो हर एक सूबे के अंदर एक गवर्नमेंट बैठी है। सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, और साथ ही साथ में सेंट्रल के ऊपर एक गवर्नमेंट बैठी है जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसी लेकिन चाइना में एक ही गवर्नमेंट है, यूनिटेड गवर्नमेंट, वो सारे मामला देखती है। अच्छा जी, अब मैं आपको ना साथ में ज़रा एग्जांपल भी दे रहा हूँ ताकि समझा रहा हूँ कि क्योंकि आप जब आप अपने मुल्क के प्रोसीजर को ज़रा कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि चाइना में क्या चलता है। दूसरा, हमारे यहाँ बाइकेमरल जो है ना चैम्बर्स हैं लेजिस्लेशन के। क्या इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसके 2 हिस्से हैं, एक नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। लेकिन चाइना में सिर्फ एक ही हाउस है, यूनिकैमरल है, और उसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको आसान अल्फाजों में हम क्या समझेंगे? पार्लियामेंट। चाइना की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपको समझाने के लिए। तो एक तो ये हो गया कि पहली वजह ये कि वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्लियामेंट है, तो उस उनको लिए कोई मसला ही नहीं है कि अमेंडमेंट के अंदर कोई मसला आ जाए। और दूसरा, वहाँ पे एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। देखिए, एक ही पार्टी है, एक ही असेंबली है, और उसी असेंबली में एक ही पार्टी के बंदे बैठेंगे, तो भाई उनके लिए अंदर अमेंडमेंट लाना, कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करना, कवानीन को चेंज करना कौन सा मुश्किल काम होता है? पाकिस्तान और भारत में तो बड़ा मसला होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बहुत सारी पार्टीज़ हैं, अपोजिशन के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, एतराज़ात उठाए जाते हैं। एक बड़ा प्रोसीजर है। तो कोई भी जो आइनी तरमीम होती है या आइन के अंदर जो हम चेंजिंग लगाते हैं तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन चाइना में क्या है कि सब एक जैसे हैं, एक ही पार्लियामेंट है, उसके अंदर जितने बंदे बैठे हैं वो एक ही पार्टी की हैं, तो इनके लिए बड़ा ये आसान काम होता है। अच्छा जी, आर्टिकल 64 जो है ना चाइना का, वो दरअसल इस अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में हमें बताता है। अच्छा, तो वहाँ पे जो कांग्रेस है, जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको हम पार्लियामेंट बोलेंगे अपनी भाषा के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर, वो एक परमानेंट बॉडी है, और उसकी एक छोटी सी कमेटी है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी, NPC, नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी। आप सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी भी लिखेंगे तो जब तब भी चल जाएगा। ये दोनों जो है ना, ये मिल के नहीं ये सारा काम चलाते हैं। ऐसे समझें कि वहाँ की जो पार्लियामेंट, जिसको हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, उसकी एक छोटी सी बॉडी है या उसकी छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी। ये माँ बेटी दोनों ने मिल के ना पूरे मुल्क को चलाती हैं। इन दोनों की जो टर्म होती है ये 5 साल होती है,
और नेशनल पीपल्स कांग्रेस और स्टैंडिंग कमेटी, ये दोनों जो है ना, इनके ऊपर इनको सारे राइट्स दिए गए हैं कि ये लेजिस्लेशन भी करते हैं, सुपरविजन करते हैं, गवर्नमेंट के मामला देखते हैं, फैसले लेते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, किसी को ऑफिस से रिमूव करवाना, ये सारे के सारे काम ये दोनों करते हैं। एक तो वो कांग्रेस होगी उसकी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और उसके बाद उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी उसी में से बनती है, उसी कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, उन्हीं से ही एक स्टैंडिंग कमेटी बनती है। तो ये दोनों मिल के ना सारे मामला को चलाते हैं। क्योंकि अमेंडमेंट के प्रोसीजर के अंदर इन दोनों का बड़ा अहम रोल है, तो मैंने आपके क्वेश्चन को जो है ना ज़्यादा लेंथ देने के लिए मैं इनको अलग अलग बयान कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले देखेंगे नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये है क्या। देखें, सबसे पहले तो इसको आम अल्फाजों में पार्लियामेंट बोलेंगे कि ये चाइना की पार्लियामेंट है, हाईएस्ट आर्गन है, सबसे बड़ा मजबूत है, और नेशनल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे सारे के सारे कानूनदान बैठते हैं, कानून बनाते हैं। और दूसरा कि इसके कितने मेंबर्स हैं दोस्तों, इसके 2018 में जो मेंबर्स थे वो थे 2980, यानी लगभग 3000 इसके अंदर मेंबर्स बैठे होते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री बॉडी है, ये सबसे बड़ी पार्लियामेंट आप इसको बोलें, ये है चाइना की, ये जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। और ये यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब ये है कि उसका एक ही हाउस है, इसका कोई अपर लोअर हाउस नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की तरह, ठीक है। इसके पास पावर है कानून साजी करने की, गवर्नमेंट के ऑपरेशन चेक करती है, सुप्रीम कोर्ट के मामला, कमेटीज़ के मामला, वहाँ की मिलिट्री के मामला, बड़े बड़े ऑफिसर्स को इलेक्ट करना और उनको ट्रांसफ़र करना, ये सारे के सारे मामला कौन देखती है, वहाँ की पार्लियामेंट। उसका क्या नाम है दोस्तों, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद आती है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनपीसी, या नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये भी एक छोटी सी बॉडी है। पार्लियामेंट के बाद, यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो इस स्टैंडिंग कमेटी का आता है। ये स्टैंडिंग कमेटी कहाँ से बनती है, ये इसी कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया 2980, इन्हीं में से एक ये कमेटी बनाते हैं। और लगभग इसके अंदर 170 प्लस मेंबर्स हैं। मेरे ख्याल में अब 175 नंबर है, आप लोग चेक करके मुझे बताइएगा कंफर्म करके कि 175 मेंबर्स हैं स्टैंडिंग कमेटी के, या इससे ज़्यादा हैं। और इसकी जो टर्म होती है, इसके अंदर भी 5 साल के होते हैं। इसके अंदर फिर चेयरमैन, ये सेक्रेटरी और मुख्तलिफ किस्म की इनके अंदर पोस्टें होती हैं। सो हमने क्या देखा कि एक तो वहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, और उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी जो उसी में से ही निकल के बनती है, और उसमें 170 प्लस मेंबर्स होते हैं। तो ये दोनों मिल के सारे मामलात को चलाते हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी का क्या काम है, देखें, इन्होंने कवानीन को तब्दील करना है, देखना है। हाँ, अगर पहले अगर किसी कानून को नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने खुद तब्दील कर लिया, तो फिर स्टैंडिंग कमेटी नहीं देखेगी, क्योंकि भाई स्टैंडिंग कमेटी तो उसकी डॉटर है ना, मदर तो वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, उसी में से स्टैंडिंग कमेटी बनी है। तो उसके जो कवानीन हैं ये उसको तब्दील नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर कांग्रेस का सेशन नहीं है तो ये स्टैंडिंग कमेटी खुद ब खुद उसका काम करेगी, उसकी गैर मौजूदगी में, उसके एब्सेंट, उसके सेशन जब नहीं होता उस कांग्रेस का, उस पार्लियामेंट का, तो उसकी गैर मौजूदगी में ये स्टैंडिंग कमेटी सारी जो है ना मामला देखती है। इसके अलावा ये पार्शली सप्लीमेंट कानून को तब्दील करती है, बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करती है, लेकिन जो बड़े बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको ये तब्दील नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो बेटी है ना, ये तो डॉटर है। मदर कौन है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वही तब्दील कर सकते, ये नहीं कर सकती। लेकिन उसके अलावा बाकी सारे मामला देखेगी, ये इंटरप्रेट भी करेगी। स्टेट काउंसिल, जिसका वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव का एक डिपार्टमेंट है, मिलिट्री है, नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन है, वहाँ की जो अदालतें हैं, इन सारों के मामला ये स्टैंडिंग कमेटी देखती है। मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो पार्लियामेंट, जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ पे लगभग 3000 लोग बैठे, उन 3000 में से एक 170 प्लस लोगों की एक कमेटी है जो इन सारे मामलात को देखते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। हमारा मुद्दा ये था कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, वो है आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जी जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये किसी भी प्रपोज़ल को पहले जो है ना वो मंजूर करेगी, एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद जो
जो मेन पार्लियामेंट है जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ पे जाकर 2/3 उसकी ना आपको उसके हक में वोट देना पड़ेगा। अगर 2/3 मेजॉरिटी आपको मिल गई तो वो अमेंडमेंट अप्रूव हो जाएगी और वो आइन का हिस्सा बन जाएगी। अब ये जो सारा प्रोसीजर ये मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, कौन सी स्टैंडिंग कमेटी दोस्तों, जिसमें 170 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है, और वो कहाँ के हैं, वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्लियामेंट के ही बंदे हैं। वो क्या करेंगे, सबसे पहले उनको एक प्रपोजल रिसीव होगा। कहाँ से रिसीव होगा, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना चाइना की, वो क्या कहेगी, एक प्रपोजल भेजेगी स्टैंडिंग कमेटी को कि कमेटी प्लीज़ देखें, हम ये चीज़ बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारे आइन के अंदर ये चीज़ तब्दील हो। तो वो क्या करेगी कि चलो ठीक है जी, ठीक है हम करते हैं। तो फिर वो क्या कहेगी कि स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर काम करना शुरू करेगी। तो पहला तो ये होगा कि उसको प्रोपोजल मिलेगा, कहाँ से, कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपोजल स्टैंडिंग कमेटी के पास आएगा जिसमें 170 प्लस लोग बैठे हुए हैं। वो उसके ऊपर नज़रसानी करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद फिर ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर शुरू होगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी है ये इसके ऊपर डिबेट करेगी कि वो जो प्रपोजल था पार्टी का उसके ऊपर देखेगी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका मकसद क्या है, इसको मतलब इसके ऊपर बातचीत करेंगे, इसके ऊपर स्टडी करेंगे, इसके ऊपर सोचेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर बहस होगी, मुबाहिसा होगा, गपशप होगी कि यार इसका क्या मकसद है। कौन करेगा ये, स्टैंडिंग कमेटी करेगी। ये किसने भेजा है, वहाँ की चाइनीज़ की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसने भेजा है। अब उसके बाद जब अगर स्टैंडिंग कमेटी को लगेगा कि यार ये चीज़ बड़ी काम की है, तो वो उसको क्या करेगी, मंजूर कर लेगी। अब ये उसको प्रोपोज को मंजूर करेगी। अब आगे क्या होगा देखते हैं। अब स्टेप 3 में वो क्या करेगी कि ये जो अमेंडमेंट है वो कहाँ जाएगी, अब जनाब मेन जो पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस वहाँ पे जाएगी। और वहाँ पे तो आपको पता है 3,000 बंदे बैठे हैं जी। तो फिर क्या करेंगे, उन 3,000 बंदों के डेलीगेशंस बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के। और वो जो ड्राफ्ट था जो कहाँ से आया है, स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने उसको अप्रूव करके कहाँ पे भेजा है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी पार्लियामेंट के अंदर भेजा है। तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी, गपशप होगी, देखेंगे, बात करेंगे। जब सब लोगों को समझ आएगा कि यार ये चीज़ काम की है, तो फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी। और अगर वोटिंग उसको 2/3 मेजॉरिटी मिलती है, यानी 3,000 में से 2/3 मेजॉरिटी अगर इस अमेंडमेंट के हक में वोट जाएंगे, लोग कहेंगे, मेंबर्स कहेंगे कि जी हाँ हमें ये मंजूर है, इसको आप अप्रूव करें, तो वो फिर जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मंजूर हो जाएगी, एडॉप्ट हो जाएगी, और फिर जनाब उसको आइन का एक हिस्सा बन जाएगी, और उसके बाद ये पब्लिश हो जाएगी। सो दोस्तों ये था अमेंडमेंट का प्रोसीजर। दोबारा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक प्रपोजल भेजेगी। वो प्रपोजल कहाँ जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। दूसरे स्टेप में स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर डिबेट करेगी, नज़रसानी करेगी, यानी 170 प्लस उसके ऊपर गपशप लगाएंगे। उनको समझ आ जाएगा तो उसको अप्रूव करके वो कहाँ पे भेजेंगे, वो जनाब पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। और उसके ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के उसके ऊपर मज़ीद गपशप की जाएगी, डिस्कशन की जाएगी, नज़रसानी की जाएगी, डिबेट की जाएगी, और उसके बाद फिर वोटिंग होगी। अगर 2/3 मेजॉरिटी लोग उसके हक में वोट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अमेंडमेंट मंजूर हो जाएगी और वो आइन का हिस्सा बन जाएगी। अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो दोस्तों ये है अमेंडमेंट का प्रोसीजर। चाइना के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई तब्दीली आपने करनी है तो इसका यही प्रोसीजर है जो मैंने आपको इस वीडियो में बतलाया है। सो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो। बस खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।